This call is now being recorded. नमस्ते सभी को, स्वागत है आज के सेशन पे। मेरा नाम है ऑर्को और आज आप सभी लोग आए हैं जेनवाइस के 3 बजे के सेशन पे। आज हम लोग आप लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बताएंगे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन है, ये जरा ध्यान से पूरा सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। एंड बेस्ट पार्ट इज, सबसे बढ़िया बात ये है कि ये मैं नहीं ले रहा, ये हमारे एक फाउंडर ले रहे, रजत सर। वो काफी नॉलेज है उनको इस विषय के ऊपर, एंड मैं चाहता था कि आप लोगों को एकदम बेस्ट इंफॉर्मेशन मिले इस टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो रजत सर, मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा, प्लीज। यहाँ से आपके ऊपर है। नमस्कार सभी को। मेरा नाम रजत जैन है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। काफी अच्छा लगा आप सब लोग इस सेशन में आए। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन। आशा करता हूँ आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिख पा रहा है। हाँ। अगले 30 से 40 मिनट हम वार्तालाप करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में, और ये सेशन में हम कई चीजें कवर करेंगे कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या चीजों का आपको ख्याल रखना होता है इन्वेस्ट करते हुए, क्या चीजें जरूरी होती हैं आपको पता होनी, और कैसे आप इसके बारे में आगे चल सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर उम्र के इंसान को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो 25 साल के हों या 60 साल के हों, सबके लिए जरूरी है। बट इस सेशन में हम फोकस करेंगे इन्वेस्टमेंट्स एज अ थीम के बारे में फॉर रिटायर्ड इंडिविजुअल्स एंड फॉर एल्डर्स जो 55 साल से ऊपर के हैं या 60 साल के ऊपर के लोग हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले थोड़ा नॉलेज से। जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद ना कि आपकी सिर्फ लाइफ चेंज होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटीज भी चेंज होती है। आप मान के चलिए, जब आप 30-40 साल के थे, आपका एक तरीके का बिहेवियर था, आपका समय जो होता था उस समय में आप कुछ तरीके की चीजें करते थे। रिटायरमेंट की उम्र के बाद आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, आपकी हेल्थ चेंज हुई है, आप अलग अलग टाइप की चीजें अब करते हैं, आपके पास समय ज्यादा है। इसी तरीके से जैसे लाइफ चेंज हुई है, आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं। इसमें 3 चीजें ध्यान रखने की हैं। सबसे पहले, जब कोई यंग इंसान होता है, जैसे मेरी उम्र का कोई होता है या औरकों की उम्र का होता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एक कॉर्पस बनाएं, आप एक सम बनाएं, ताकि जब आप रिटायर होंगे उसके बाद उस सम से आप अपना जीवन व्यतीत कर पाएं। रिटायरमेंट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है सेल्फ रिलायंस की तरफ। कैसे मेरा जो आज तक का अमाउंट अक्यूमुलेटेड है इन्वेस्टमेंट का, उससे मैं अपना जीवन व्यतीत कर पाऊं, उससे मैं अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाऊं इनकम जनरेट करके। दूसरा, आपके जो एक्सपेंसेस जिस जिस कैटेगरी में होते हैं, जिन जिन हेड्स में होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। पहले आप 30 साल की उम्र में ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप शौक वाली चीजें खरीदते हैं, नए मोबाइल फोन, नया घूमने फिरने का तरीका, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई घर की तरफ इन्वेस्टमेंट करता है। बट रिटायरमेंट के बाद आपकी जो इनकम की एलोकेशन है आपके अलग अलग एक्सपेंसेस की तरफ, वो भी बदलाव लेके आती है। अब आप एक उम्र के बाद रिटायरमेंट के आप अपने एक्सपेंसेस हेल्थ की तरफ व्यतीत करते हैं। आपके कुछ शौक होते हैं जो आपने पहले नहीं पूरे किए, मान लीजिए कोई आपको ट्रैवल करना है, आप उस तरफ वो एक्सपेंसेस को लगाते हैं। तीसरी चीज होती है बजटिंग। ये किसी भी इंसान के लिए जरूरी है कि वो बजट बनाए। जितना मेरा खर्चा है उस खर्चे के हिसाब से मेरी इनकम हो पा रही है नहीं हो पा रही है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड उसी को ध्यान में रख के आप एलोकेट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस की तरफ अपनी इनकम को। आगे चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन सबका आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जिनको 20,000 रुपए महीने की जरूरत है अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए। अपने महीने के मानसिक खर्च उनका 20,000 रुपए महीने का है।
अभी हम 2024 में कहते हैं कि वो 20,000 रुपए महीने से अपना खर्चा पानी चला सकते हैं, अच्छी तरीके से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। क्या ये 20,000 रुपए का खर्चा हमारे लिए अगले साल, उसके अगले साल, 5 साल बाद तक काफी रहेगा या नहीं? ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन 5% के करीब रहती है। 5% का खर्चे को, इन्फ्लेशन को मान के आपका आज का 20,000 रुपए महीना अगले साल 21,000 रुपए बन जाता है, उसके अगले साल 22,000 बन जाता है, उसके अगले साल 23,000 बन जाता है, और ऐसे करते करते 5,000 में 25,526 रुपए बन जाता है। तो अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सही नजरिए से समझना चाहते हैं, हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि आज हमारा कितना एक्सपेंस है महीने का, और 5% की इन्फ्लेशन अगर हम अज्यूम कर लेते हैं तो अगले साल वो एक्सपेंस कितना बनेगा। इसका फॉर्मूला हो जाता है दिस इंटू 1 + 5%, जो 21,000 आता है। उसके अगले साल 22,050, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहला कॉन्सेप्ट अब सबके लिए समझने का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है रेट ऑफ रिटर्न पे। आप लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि इस इन्वेस्टमेंट से मेरी कितनी रिटर्न जनरेट होगी। मैं फिक्स डिपॉजिट कराता हूँ 7% पे, या मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाता हूँ मान लीजिए 15% का अनुमान लेके। बट हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि रिटर्न जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल रेट ऑफ रिटर्न, एक होती है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। जो हम रिटर्न जैसे फिक्स डिपॉजिट की 7% मान लेते हैं, वो 7% इन्फ्लेशन के बाद 7% नहीं रहती। वो रिटर्न 5% इन्फ्लेशन को मान के 1.07 डिवाइडेड बाय 1.05 -1, तो 2% की मेरी रिटर्न रह जाती है, ना कि मेरी रिटर्न 7% की रहती है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंडिंग का। मैं अगर आज पैसे लगाता हूं तो मेरे अगले साल वो पैसे 10% बढ़ते हैं, उसके अगले साल जो 110 रुपए हुए उस पे मैं 10% कमाऊंगा तो वो 121 रुपए हो जाएगा। तो आपकी रिटर्न पहले साल 10% आई, दूसरे साल 10 आई, आपके पैसे 100 के 120 नहीं बने, आपके पैसे 100 के 121 रुपए बने। और चौथा कॉन्सेप्ट होता है मार्केट लिंक्ड और फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट का। दो किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। एक इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको फिक्स्ड रिटर्न देती है, और एक इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको मार्केट से लिंक्ड रिटर्न देती है। आप मान के चलिए अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो वो फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलती है। अगर आप पैसा वो शेयर बाजार में लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं तो वो मार्केट में जो रेट बढ़ता है उस चीज का, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलती है। तो ये 4 तरीके के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ध्यान में रखने के लिए हैं हम सभी के लिए। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो है कि हम अपना पैसा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और किन किन चीजों का हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आप जैसे ये टेबल देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, इसके अंदर पहले कॉलम में हमने 5 मेजर एसेट क्लासेस बताई हैं। एक एसेट क्लास होती है अपने पैसे को हमने बैंक में रख रखा है सेविंग्स अकाउंट में। दूसरी एसेट क्लास है बॉन्ड, फिर स्टॉक, फिर रियल एस्टेट, फिर गोल्ड। बट हर एसेट क्लास को हमें समझना चाहिए रिस्क कितना है उसमें, उसमें रिटर्न कितनी मिलेगी हमें, और क्या हमें लिक्विडिटी है या नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब है अगर हमें अभी तुरंत पैसे की जरूरत है तो क्या हम उस पैसे को वहां से निकाल सकते हैं या नहीं। तो अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं अपना, तो आपका सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है इन्फ्लेशन का। जैसे आप सब जानते हैं पिछले साल हम अगर आलू खरीदते तो हमारे को कुछ रुपए किलो के मिलते, आज वही आलू हमें कुछ रुपए किलो का मिलता है। पेट्रोल अगर हम अपनी गाड़ी या बाइक में डलवाते तो कुछ रुपए का होता पिछले साल, इस साल कुछ रुपए का हुआ है। इन्फ्लेशन 5 दशमलव के अनुसार बढ़ती है हिंदुस्तान में, 5 से 6 दशमलव। अगर हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो सेविंग्स अकाउंट में, तो हमारे को रिटर्न तो फिक्स्ड आती है बट हमें रिटर्न लो आती है, 2 से 3%। तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हम नुकसान में रहते हैं अगर हम अपने पैसे को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। फायदा बैंक में पैसे को रखने का है लिक्विडिटी का। कल को हमें मान लीजिए पैसे की जरूरत पड़ती है कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए, तो हम तभी की तभी उस पैसे को बैंक से जाके जब चाहे निकाल सकते हैं और हमारे काम में आता है। दूसरा एसेट क्लास यहाँ पे है बॉन्ड का।
बॉन्ड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, कई कंपनियां हैं जो अपने बॉन्ड्स लेके आती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक रिस्क समझने की जरूरत है। एक रिस्क होता है डिफॉल्ट रिस्क का। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब यह है कि ये गारंटी नहीं है। अगर आपने कोई बॉन्ड में पैसे लगाए तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है। दूसरा, अगर हम रिस्क समझें तो वो होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क का। अगर हमने आज बॉन्ड में पैसे लगाए 10% के बॉन्ड में, और कल को उसका रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो हमारे बॉन्ड का प्राइस भी कम हो जाता है। जो रिटर्न होती है बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की, वो 9 से 12% हमें मिलती है। बट इसका नुकसान ये है कि इसकी लिक्विडिटी कम होती है। हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है 5 साल के बॉन्ड में या 10 साल के बॉन्ड में। तीसरा टाइप का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है स्टॉक्स, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की आशा होती है, बट इसमें लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, बट इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा है। मार्केट में पैसे लगाएंगे तो 12 से 16% रिटर्न तो जरूर आएगी। कल चाहे तो अपने शेयर बेच के पैसा ला सकते हैं, बट अगर आज उन शेयर के दाम कम है जो मैंने पिछले महीने लगाए थे, तो मैं उसको शायद ना बेचूं। तो मार्केट रिटर्न कितना देती है, इस चीज का रिस्क रहता है। फिर आता है रियल एस्टेट, जिसके अंदर सबसे बड़ा फायदा होता है रियल एस्टेट में रिटर्न ज्यादा होती है। आप उससे रेंट की आमदनी भी कमा सकते हैं, रेवेन्यू इनकम जिसे बोला जाता है। आप रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ता भी है, जिसको कैपिटल बोला जाता है। बट इसमें रिस्क ये है कि उसको बेच नहीं सकते आप। अगर आपने चाहा कि आज मैं बेचूं और तुरंत मेरे को पैसा मिले, तो महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो लिक्विडिटी बहुत कम है। अगली एसेट क्लास होती है गोल्ड की, जिसमें गोल्ड में हम सब हिंदुस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, काफी हिंदुस्तानी इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्फ्लेशन को बीट जरूर कर देती है रिटर्न, बट रिटर्न ओवरऑल लेवल पे सोने में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कम रहती है। तो यहाँ पे ये समस्या रहती है। मैं 1 मिनट का पॉज लूंगा यहाँ पे। आप सभी लोगों से मैं क्वेश्चंस लेने की, किसी के हैं तो मैं समझूंगा, फिर हम आगे चलेंगे इस सेशन में, जहां पे हम और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट भी हम आपसे डिस्कस करेंगे जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। याद रखिएगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट एक तरीके से ये एक सेशन है जिसके द्वारा हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं कि एज अ इंडिविजुअल, एज अ एल्डर इंडिविजुअल, आप किन चीजों का ध्यान रखें, क्या क्या चीजें कंसिडर करें, और कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और बेहतर कर पाएं। तो एक बार मैं पॉज लूंगा यहाँ पे। अभी तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आगे हम सेशन में और चीजें कवर करेंगे जहाँ पे आप लोगों को और चीजें समझ आएंगी। पूछिए चंदेर जी, आपका कोई प्रश्न है? चंदेर अरोड़ा जी, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, अनीता जी आपका अनीता जी आप पूछिए प्रश्न अनम्यूट करके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के बारे में जीरो नॉलेज है, मुझे कुछ नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, जी मैम। सो एक्चुअली आई एम लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम ABCD। यस। नाउ आई एम रिटायर्ड। यस। मेरा रिटायरमेंट हो चुका है, मेरे को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मेरे को बहुत डिटेल समझना पड़ेगा। जी, आप उस वो माइंड में रखिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए डिटेल में ताकि मैं भी समझ सकूं। ओके, बिल्कुल मैम। all these days we stayed for our children, family. Now we want to live for ourselves with the pension, with the investment and pension. राइट। सो मैम, ये सेशन के अंदर इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि काफी लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं। स्पेशली हमारी भारतीय संस्कृति के मुतालिक, जैसे मेरी मदर भी हैं, वो हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की अपने जीवन में पहले। अब एक उम्र में आने के बाद जब वो चाहेंगी कि इन्वेस्टमेंट हो, तो या तो टिपिकली हस्बैंड करते हैं या अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली करते हैं, किड्स करते हैं पेरेंट्स के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो हमें पहले ही पता है कि फिक्स डिपॉजिट ज्यादा रिटर्न नहीं देती,
शेयर मार्केट में रिस्की होती है इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बट इसीलिए हम थोड़े कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं बिफोर हम मूव करें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ जो मार्केट में अवेलेबल है सीनियर सिटीजन्स के लिए। यही मैम हमारा एंडेवर था। ओके, मेरे हस्बैंड है, उन्होंने शेयर्स म्यूचुअल फंड सब में उन्होंने माहिर है, उन्होंने करते हैं, लेकिन मुझे अपने तरफ से करना है विदाउट द नॉलेज ऑफ माय हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। श्योर, इसको भी मैम हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम अब सेशन में, कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो आप सब लोगों को ध्यान रखने चाहिए। ये आते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क। जब हम रिस्क की बात करते हैं, हम सब लोगों के सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमने पैसे लगाए 100 रुपए और वो पैसे रह गए 90 रुपए, तो यही रिस्क है इन्वेस्टमेंट में। बट ऐसा नहीं है, यही सिर्फ एक लौता रिस्क नहीं है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सारे रिस्क आते हैं। हम एक एक करके उन सभी रिस्क की बात करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन रिस्क का मतलब क्या है और कैसे हम इन रिस्क के बारे में सोचें हर एक इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हुए। सबसे पहला रिस्क होता है इन्फ्लेशन का रिस्क। इन्फ्लेशन के रिस्क का मतलब यह है कि अगर आज 100 रुपए खर्चने हैं तो अगले साल 5% इन्फ्लेशन से 105 रुपए खर्चने हैं। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे को इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प कर पाएगी या नहीं? तो इन्फ्लेशन रिस्क का ये मतलब है, मान लीजिए मैंने आज 100 रुपए सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखे, अगले साल वो 102 रुपए हो गए, बट इन्फ्लेशन ही 5% है, तो सेविंग्स बैंक में पैसे रखने से इन्फ्लेशन रिस्क हमें मात देता है। दूसरा रिस्क जो हमें समझना चाहिए वो है रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है नुकसान होना। अगर हमने 100 रुपए किसी इंसान को दिए लोन के तौर पे और उसने कहा मैं आपको 18% ब्याज दूंगा, आपको 118 रुपए मिलेंगे अगले साल, बट अगर वो हमें पैसा नहीं लौटाता तो वहां हमें डिफॉल्ट हो जाता है। हमारे पूरा कैपिटल ही जो हमने इन्वेस्ट की उसी में ही नुकसान हो जाता है, उसको कहते हैं रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तीसरा रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है मैंने 100 रुपए लगाए कहीं, मेरे को वो पैसे वापस चाहिए, क्या वो आज ही मैं वो पैसे निकाल सकता हूँ या 1-2 दिन में मैं वो पैसे को इन्वेस्टमेंट को वापस पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या वो लिक्विड है भी या नहीं है? जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था रियल एस्टेट। हमने आज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया बट वो बिका नहीं बाद में जाके। हमने कहीं आज इन्वेस्ट किया जहां पे आपकी फिक्स्ड टेन्योर तक आपका ब्लॉक है पैसा, तो वहां लिक्विडिटी आ जाती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए जिसके बारे में। फिर आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क हमें इंपैक्ट करता है कई इन्वेस्टमेंट में जहां पे फिक्स्ड रेट की गारंटी नहीं होती। जैसे कि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में हम पैसा लगाते हैं तो वहां तो ये होता है कि बैंक कह रहा है कि ये फिक्स्ड रिटर्न है आपकी। कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लोटिंग रहता है, वहां पे आपको फिक्स्ड नहीं रहेगा, आज कुछ इंटरेस्ट रेट है कल कुछ और हो जाएगा और उसके बेसिस पे आपका प्राइस भी चेंज होता है जिससे आपकी कैपिटल पे भी इंपैक्ट आता है। अगला रिस्क होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जैसे आप समझ सकते हैं इज मार्केट रेट। जैसे हमने आज सोने में पैसा लगाया और सोने का भाव 60,000 रुपए है 10 ग्राम का, अब 1 साल के बाद सोने का भाव 62,000 होगा या 58,000 होगा, ये तो मार्केट ही तय करेगी। उसके बेसिस पे मार्केट रिस्क हमारे को इंपैक्ट करता है। लास्ट रिस्क है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क हो गया एक तौर से, जैसे स्क्रीन शेयर मेरा बंद हो गया है, मैं एक बार दोबारा शेयर करता हूं, फिर मैं वापस एक पॉज लूंगा आप सभी लोगों से अगर किसी के सवाल हैं किसी रिस्क को समझने में। लास्ट रिस्क है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब है मान लीजिए हमने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया एक शेयर में, अब रिलायंस का बिजनेस कैसा चलेगा, रिलायंस कितनी सेल्स करेगा, कितनी रिलायंस प्रॉफिट जनरेट करेगा, उस रिलायंस का बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा कंपनी का, वो एक बिजनेस रिस्क हो जाता है जिसके बेसिस पे हमारी इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी में इंपैक्ट आ सकता है। तो हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें और किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो इन 6 रिस्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हम सभी को। मैं यहाँ पे एक पॉज और लेता हूं, मैं आप सभी लोगों से समझने की कोशिश करता हूं, अगर किसी को भी इनमें से किसी भी रिस्क के बारे में समझना है
कि ये रिस्क कैसे मैं सोचूं। किसी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है आप पूछिए, नहीं तो मैं आगे मूव करूंगा और कॉन्सेप्ट के बारे में। जी कामिनी जी ने प्रश्न हाथ उठाया। कामिनी जी आप प्लीज अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। मेरे को इन सब के बारे में तो नहीं, बट मुझे आजकल थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में कितना सेफ है क्या है उसके बारे जी में थोड़ा सा डिटेल में तो मैम हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं इन्हीं सब रिस्क को लेके। ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य है समझना कि मान लीजिए आज हम कंसिडर करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्फ्लेशन की रिस्क की बात करें, टिपिकली जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हमारे दिमाग में होता है कि हमें एक रिटर्न मिलेगी, चाहे वो 10% हो, 15% हो, 20% हो। ये हम देखते हैं ये देख के कि इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ सालों में कितना रिटर्न दिया। हमारे जो हमें एडवाइस करते हैं एडवाइजर की म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, वो हमें बताते हैं कि इतनी रिटर्न टिपिकली म्यूचुअल फंड देता है। तो अगर आप देखेंगे 12 से लेकर 25% तक रिटर्न आ सकती है म्यूचुअल फंड में। वहां पे इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको रिटर्न आती है म्यूचुअल फंड में, तो इन्फ्लेशन का कोई रिस्क नहीं है म्यूचुअल फंड में। अब बात करते हैं डिफॉल्ट की। क्या हमने म्यूचुअल फंड में आज पैसे लगाए तो हमें गारंटी है कि हमारा पैसा पूरा बचा रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में डिफॉल्ट रिस्क जरूर रहता है। इसका यह मतलब नहीं है कि ये रिस्क है तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हम म्यूचुअल फंड को एफडी से कंपेयर करते हैं, एफडी में डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, म्यूचुअल फंड में डिफॉल्ट रिस्क जरूर है। तीसरा बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की। क्या मैंने आज म्यूचुअल फंड में पैसे डाले तो मैं 1 महीने के बाद मान लीजिए मेरे को जरूरत है, कोई भी खर्चा आ गया, क्या मैं निकाल सकता हूं? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी रिस्क नहीं होता है टिपिकली। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क की। इंटरेस्ट रेट रिस्क म्यूचुअल फंड में इंपैक्ट नहीं करता है हमें, क्योंकि म्यूचुअल फंड की तो परफॉर्मेंस एनएवी से लिंक्ड होती है। मार्केट रिस्क बिल्कुल होता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये तो शेयर मार्केट में ही हमने पैसे लगाए, तो मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगी, सेंसेक्स निफ्टी, उसका इंपैक्ट म्यूचुअल फंड पे भी आएगा। तो म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क रहता है। और आखिरी बात करते हैं बिजनेस रिस्क की। अब एक जो म्यूचुअल फंड होता है वो कई कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, उसको एक मैनेज्ड प्रोफेशनल जिसको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है एडवाइस करने की, वो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड चलाता है। ये सरकार रेगुलेट करती है, सेबी रेगुलेट करती है। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, फंड प्लानर होते हैं, वो एसेट एलोकेशन करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो वो अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंपनियों में पैसा डालते हैं। तो वहां बिजनेस रिस्क जरूर रहता है, बट बिजनेस रिस्क शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें डायरेक्टली वर्सेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में बिजनेस रिस्क कम रहता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने को, अब मैं ये 1 लाख रुपए अगर एक ही कंपनी में लगा दूं तो वहां बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा है। बजाय अगर मैं 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डालूं जो कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पे बिजनेस रिस्क हमें कम रहता है। तो इस तरीके से हमें मैम इवेल्युएट करना चाहिए म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को कई रिस्क के माध्यम से। सर एक चीज और जी, एक तो बोलता है म्यूचुअल फंड में ये होता है कि एक मोटा अमाउंट एक बार अपन ने करा दिया, और कुछ ऐसा होता है कि पर मंथ दिया जाए, तो दोनों में से किसमें ज्यादा बेनिफिट होता है? सो मैम 2 तरीके के प्लान आते हैं इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में। एक कहा जाता है लम सम इन्वेस्टमेंट और एक कहा जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मैम लम सम इन्वेस्टमेंट होता है एक ही बार में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है आप कुछ कुछ अमाउंट सिस्टमैटिकली अलग अलग पीरियड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हर महीना आप कुछ कुछ रुपए लगा रहे हैं। तो मैम जो लमसम इन्वेस्टमेंट होती है, अगर मैं वापस रिस्क देखूं और मैं मार्केट रिस्क की बात करूं, तो मान लीजिए आज की डेट में निफ्टी जो है वो 22,000 रुपए पे है। आज मैं 1 लाख रुपए लगाता हूं लमसम, जहां निफ्टी 22,000 रुपए पे है, वहां मेरे का पूरा 1 लाख रुपए पे निफ्टी कितना ऊपर नीचे जाती है, वहां पे मेरा रिस्क बढ़ता है। अगर मैम मैं हर महीने 10,000 रुपए लगाता हूं तो शायद आज निफ्टी 22,000 है, अगले महीने शायद 22,200, उसके अगले महीने शायद 21,800।
ऐसे करके मार्केट ऊपर नीचे रहती है, तो मेरा जो एवरेज आउट पड़ता है वो मार्केट को सिस्टमैटिकली एवरेज कर देता है। तो एक बार में पैसा लगाना वो ज्यादा मार्केट रिस्क पे इम्पैक्ट करता है वर्सेस अगर हम मैम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें कुछ कुछ अमाउंट हर महीने। देखिए कोई भी इतना बड़ा विद्वान नहीं है कि वो ये बता पाए कि आज की डेट में मार्केट सबसे कम भाव पे है, आज आप इन्वेस्ट कर दें, कल से तो सिर्फ ऊपर ही जाएगी। चाहे वो बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे वो वॉरेन बुफेट हो, चाहे वो विजय केडिया हो या कोई भी हो, कोशिश सब करते हैं और कोई किसी से ज्यादा माहिर होता है इसमें रहा है। बट हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना हमेशा फायदेमंद रहता है, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर है कभी नीचे है और हमारे लिए एवरेज हो जाए ये हमारे लिए बेहतर रहता है। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना मैम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा म्यूचुअल फंड्स में। थैंक यू सर। स्वर्णा जी आपने हाथ खड़ा किया है, आप प्रश्न हाँ जी पूछिए। सर, हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था कि आपने बताया कि फिक्स डिपॉजिट में फ्लोटिंग होता है, उसका जो नहीं परसेंटेज मैम, होता है। नहीं मैम, फिक्स डिपॉजिट हाँ, पे मैम फ्लोटिंग नहीं होता। कुछ इन्वेस्टमेंट आती हैं जहां मैम जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, हाँ जी, जैसे भारत बॉन्ड आपने सुना होगा, फिर हाँ रूरल जी, इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड होते हैं, फिर नेशनल हाईवे कॉर्पोरेशन के बॉन्ड होते हैं। तो हाँ मैम ये जी, जो बॉन्ड होते हैं ये एक इंटरेस्ट रेट या कूपन पे इशू होते हैं। मान लीजिए अच्छा, मैंने आज इन्वेस्ट किया, 6% रिटर्न रेट है कूपन का इस हाँ बॉन्ड का, जी, या 8% रेट है इस कूपन का। ये रेट मैम ओके, ऊपर नीचे हो सकता है, यस, और जब रेट ऊपर जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में तो प्राइस नीचे आता है, जब रेट नीचे आता है कूपन का तो प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाता है, ओके। तो मैम तो ये फिक्स डिपॉजिट के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये तो सर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए मैम रेलेवेंट है। तो सर अगर फिक्स डिपॉजिट में हमने 3 साल के लिए पैसा करा है, तो जी, जो अगर हमें पता लगा कि 8% पे मिल रहा है उसका ब्याज, तो क्या 3 साल में वो ऊपर नीचे होता है क्या, ब्याज का रन रेट जो रहेगा वो? तो मैम जब आप फिक्स डिपॉजिट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस समय, हाँ उस जी, समय जो रिटर्न है उस हाँ जी, डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको पूरे डिपॉजिट के टेन्योर पे वही रिटर्न मिलेगा। ओके, ओके, बस बट यही समझना था। मैं एक चीज मैम आपसे बताता हूं, जैसे 10 साल पहले, हाँ 15 जी, साल पहले फिक्स डिपॉजिट 9% ब्याज, 10% ब्याज पे मिलते थे, आप सभी को मालूम होगा। ओके, आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट 7%, 7.5% पे मिलते हैं। तो यस, जिस समय आप इन्वेस्ट करते हैं उस समय का रिटर्न फिक्स्ड रहता है, तभी प्रोडक्ट का नाम ही फिक्स्ड डिपॉजिट है, ओके, ओके, कि मतलब आपकी फिर वो रिटर्न बदलेगा फिक्स्ड नहीं। रहेगी। जी ओके, मैम। ओके, क्लियर, क्लियर, थैंक यू जी। सैयद सर आपने हाथ रेस किया है, सैयद सर आप सवाल पूछिए प्लीज यस अनम्यूट करके। जैसे वो म्यूचुअल फंड में एक तो इक्विटी फंड होता है, एक जी बैलेंस जी फंड होता है, एक डेब्ट फंड जी होता है। तो जी वो म्यूचुअल फंड में जैसे हम लोग के एज के लिए बैलेंस फंड ज्यादा बेटर है या डेब्ट फंड ज्यादा बेटर है? सर म्यूचुअल फंड में 3 तरीके के फंड होते हैं। सबसे जी, पहला फंड होता है सर जो कहा जाता है इक्विटी फंड, यस, दूसरा फंड कहा जाता है सर डेट फंड, यस, तीसरा फंड कहा जाता है सर बैलेंस्ड फंड। इसका मतलब यस, समझते हैं। इक्विटी फंड का मतलब है सर जो सिर्फ इक्विटी मार्केट में पैसा डालेगा, 100% पैसा उसने अलग अलग कंपनियों में डाल दिया। डेट फंड का सर मतलब होता है जो पैसा अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा कंपनियों के। जी, तीसरा सर बैलेंस फंड होता है जो मिक्सचर ऑफ इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट दोनों करता है, मिला के। दोनों मिला के। तो सर जो इक्विटी फंड होता है वो रिटर्न ज्यादा दे सकता है, बट ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हायर द रिटर्न हायर द रिस्क। तो जो यस, इक्विटी फंड है सर वो रिटर्न ज्यादा की आशा आप रख सकते हैं, बट रिस्क भी ज्यादा रहेगा। जो नहीं जैसे बैलेंस हम फंड है लोग सर, जैसे एज 50 के प्लस वही वही समझा रहा हूँ सर। जो जी, बैलेंस्ड फंड होता है सर उसमें रिटर्न चाहे आपको थोड़ी कम आए इक्विटी फंड से, बट वहां रिस्क यस, भी कम है। तो जी, रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के लिए सर बैलेंस्ड फंड हमेशा सही अप्रोच रहती है, बेटर होता है, बिकॉज यस, उसके अंदर सर हमेशा थोड़ा एस्पेक्ट आपका रहता है कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट गिरती है खूब, आपको फिर भी कुछ रिटर्न तो आएगी, जी, क्योंकि जी, आपका पैसा डेट में लगा है। तो सर बैलेंस्ड फंड एक सजेस्टेड अप्रोच रहती है फॉर इंडिविजुअल्स जो अब अपने रिटायर्ड एज पार कर चुके हैं, जो अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। जैसे मेरे किस्म के
इंडिविजुअल हैं जो 30 साल, 35 साल, 25 साल, 40 साल की उम्र के हैं, उनको तो यंग एज के लिए इक्विटी फंड ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न, कुछ कॉन्सेप्ट्स और समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम कवर करेंगे वो है लाइफ स्टेज का। सो इन्वेस्टमेंट को दो नजरिए से देखना चाहिए। एक नजरिया होता है अक्यूमुलेशन फेज और दूसरा नजरिया होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अक्यूमुलेशन फेज का मतलब है जो इंसान यंग है वो आज की डेट में इन्वेस्ट करता है ताकि वो पैसे से पैसा बना पाए और रिटायरमेंट में उस पैसे का वो इस्तेमाल कर पाए। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब होता है जो इंसान अब रिटायर्ड है वो इंसान इनकम जनरेट कर पाए ताकि अपने खर्चों को वो मीट कर पाए। पैसे से पैसा जरूर बनाना है बट कम रिस्क लेना है एंड इतनी इनकम जनरेट करनी है कि हम अपने मानसिक खर्चों को मीट कर पाए। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज इसको कहा जाता है। तो जैसे मैंने अक्यूमुलेशन फेज यहाँ पे दिखाया है, ये अक्यूमुलेशन फेज यंग कस्टमरों के लिए ज्यादा माननीय है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो होता है वो एल्डर कस्टमरों के लिए, एल्डर इंडिविजुअल्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। आप सभी लोगों को मैं अब डिटेल में बताता हूं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फेज के क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए। पहली चीज होती है एन्युटी प्लान। एन्युटी प्लान का क्या मतलब है? इसके अंदर हम फिक्स्ड पैसा लगा देते हैं, हमारे को फिक्स्ड रिटर्न मिलती है। और टिपिकली ये जो एन्युटी होती है ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां ऑफर करती है और इंश्योरेंस इसके अंदर बंडल्ड हमें मिलता है। बट ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके अंदर रिटर्न जो है वो कम रहती है। आपको पैसा तो महीने में मिलता है, जो ये फिक्स्ड रिटर्न आती है ये मंथली आती है एंड इसमें इंश्योरेंस भी आता है, बट जो रिटर्न मिलती है एन्युटी प्लान में ये कम मिलती है। अगली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सरकार द्वारा बनाई गई एक स्कीम है जो 60 साल से ऊपर के हर सीनियर सिटीजन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसको हम और डिटेल में आगे भी समझेंगे। इसके अंदर 5 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको 8.2% की फिक्स्ड रिटर्न मिलती है। और यही नहीं, इसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो एटीसी के माध्यम से आप इस रिटर्न पे टैक्स भी बचा सकते हैं। तीसरी इन्वेस्टमेंट आती है आप सभी लोगों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट अलग अलग बैंक ऑफर करते हैं, अलग अलग टेन्योर पे ये मिलती है। 3 महीने से लेकर 5 साल तक अलग अलग फिक्स्ड डिपॉजिट में आप पैसा डाल सकते हैं और 6% से 9.25% तक का ब्याज ये लोग देते हैं। फिर आती है डेट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बॉन्ड या डिवेंचर कहते हैं। यहाँ पे आपकी रिटर्न ज्यादा आती है, रिस्क भी है, बट ये रिस्क शेयर मार्केट से कम रिस्क है और ये इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल भी होती है। इसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस के अंदर मंथली इनकम स्कीम। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम रहता है, फिक्स्ड रिटर्न आप सभी लोगों को मिलती है और 7.1% के माध्यम से आपको रिटर्न मिलती है। और आखिरी चीज आती है म्यूचुअल फंड, जहां पे मैंने बैलेंस्ड फंड की सैयद सर से अभी बातचीत की थी। बैलेंस्ड फंड के अंदर आपको हाई रिटर्न मिलती है बट रिस्क ऑफ मार्केट आपके लिए जरूर होता है। तो ये अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। हम 4 स्कीम्स को और डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे, बट आप इन सभी स्कीमों को कंसिडर करें। मेरी आप सभी लोगों को मैं ये दोबारा बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक तरीके से सिर्फ सेशन है जहां हम आपको बता रहे हैं कि क्या थ्योरी है, क्या टाइप की चीजें अवेलेबल हैं आप सभी लोगों के लिए। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आप सभी लोगों को बहुत हाई रिस्क चीज से दूर रहना चाहिए। जैसे कि हम अखबार में पढ़ते हैं या दोस्तों से सुनते हैं या यंग लोगों से सुनते हैं, ये बिटकॉइन आया, बिटकॉइन का दाम 18 लाख रुपए से 40 लाख रुपए हो गया। ये बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे जो लोग होते हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं, उन लोगों को एक्सट्रीमली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए।
इस समय कोई भी नई इन्वेस्टमेंट जो बहुत वायदा करती है कि आपके 100 रुपए के 200, 500, 1000 रुपए बन जाएंगे, उस पे ध्यान ना देते हुए उस तरफ हम ध्यान दें कि हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी रिटर्न कितनी आएगी, पीरियोडिकली हमें रिटर्न आएगी, और वो रिटर्न से हम अपने मंथली एक्सपेंसेस को मीट कर पाएंगे जो हमने सोच रखे हैं, बजट कर रखे हैं, चाहे वो एक्सपेंस हमारे लिए ही हो, चाहे वो हमारी मनोकामनाओं को पूरे करने के लिए हो, या कुछ भी। तो ये चीज का हमें ध्यान देना चाहिए। अब मैं मूव करता हूं डिटेल में, हम 4 स्कीमों के बारे में बात करते हैं। पहली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये 5 साल के लिए इसका फिक्स्ड पीरियड होता है। इसके अंदर हमें 8.2% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमें क्वार्टरली हमारे सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है। हम 1000 रुपए से 30 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ 60 साल से ऊपर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सीनियर सिटीजन, तो ये स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है। इनकी जो रिटर्न आती है वो 80C में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और आप ये इन्वेस्टमेंट अपने बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हैं। यहाँ पे प्री मैच्योर आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। 1 साल के अंदर अगर आप निकालते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है, 1 साल के बाद निकालते हैं तो पेनल्टी नहीं लगती है। इस स्कीम के पॉजिटिव चीजें हैं कि आपकी रिटर्न गारंटीड है सरकार द्वारा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपका लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी है। नेगेटिव क्या है कि फिक्स्ड रिटर्न 8.2% की है। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल चाहता है कि नहीं मैं तो 12% कमाऊं पैसे से, तो उसके लिए ये सही नहीं है। और आपका पे आउट क्वार्टरली आता है, मंथली नहीं आता। तो अगर हर महीने आपको पैसा चाहिए तो ये सही नहीं है, बट हर क्वार्टर पैसा चाहिए आपको तो ये स्कीम बिल्कुल सही है आपके लिए। अब मैं यहाँ पे एक पॉज लेता हूं। अगर किसी को भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में कुछ समझना है तो आप प्लीज प्रश्न पूछिए, नहीं तो मैं दूसरी स्कीम की तरफ मूव करूंगा। सुभाष जी, आपने सवाल प्रश्न हाथ खड़ा किया है, आप प्लीज सवाल पूछिए सर। ऐसा मैंने ये इसे सीनियर सिटीजन में जमा करा रखा है जी सर। और इंटरेस्ट भी क्वार्टरली मिलता है। जी सर। तो इसमें टीडीएस भी करता है, उसमें कैसे क्लेम हो सकता है? टीडीएस सर, करता है? सर टीडीएस आपका हर इन्वेस्टमेंट में कटेगा कानून के अकॉर्डिंग, बट जितना आपका सर टैक्स ब्रैकेट बनता है जो आप साल के एंड में अपने सीए के द्वारा या खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं सर, उसके अच्छा। अंदर आप 80C क्लेम कर सकते हैं सर, और वहां पे आपका टीडीएस सर एडजस्ट हो जाता है। आप मान लीजिए अगर आप एफडी भी कराते हैं और अगर 15,000 रुपए के ऊपर की आपकी इनकम होती है तो वो 15G 15H फॉर्म होते हैं, वहां पे भी आपका टीडीएस कटता है एफडी में 1 पॉइंट के ऊपर। तो सर टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा सर, बट टीडीएस इज बेसिकली टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये आपने टैक्स पहले दे दिया, देना तो आपको था ही, थोड़ा सा टैक्स शुरू में ही कट के आया, बट आपको बाद में कम टैक्स जमा कराना होगा। तो ऐसा नहीं है 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है आपको। तो इस टीडीएस से सर घबराइए मत बिल्कुल भी। तो टीडीएस वापस मिल जाता है टैक्स आने की? अगर सर आप टैक्स ब्रैकेट के कम है, बिल्कुल सर रिफंड आएगा आपके पास। अगर आप टैक्सेबल इनकम में आते ही नहीं है और आपकी टैक्सेबल इनकम कम ही रही जो सरकार ने दी है, तो आपको सर टीडीएस आपको रिफंड में आ जाएगा बाद में। नहीं, टैक्सेबल इनकम है तब तो टीडीएस कटेगा, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? सर बेनिफिट, टीडीएस को आप बेनिफिट या नुकसान के तौर पे मत लीजिए सर। टीडीएस अलग चीज है सर। जहां मैंने यहाँ लिखा है 80C टैक्स बेनिफिट, इसका क्या मतलब है सर मैं आपको समझाता हूं। तो अगर आप 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं और मान लीजिए आपका 7% का एफडी का रेट है, तो आपके 7,000 रुपए आए। वहां पे आप जब टैक्स जमा कराएंगे और मान लेते हैं आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो आपके 7% पे सर 30% कट जाएगा उसका। अच्छा। तो आपकी रिटर्न 5% की ही आई एफडी में, जिसको हमने नॉमिनल रिटर्न वर्सेस रियल रिटर्न की बात की थी सर। वो तो इन्फ्लेशन का था, यहाँ टैक्स रिटर्न की बात हुई सर। यहाँ 10% घटता है। बिल्कुल सर। तो सर आपकी 7% एफडी 6.3% हो गई इफेक्टिवली टैक्स काटने के बाद। और सीनियर सिटीजन स्कीम में सर अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए डाले तो 8,200 रुपए आपका ब्याज आया पूरे साल का। अब 8,200 रुपए सर 80C में 1.5 लाख रुपए तक आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वहां आपके 1.5 लाख से कम हुए, वहां आपकी रिटर्न सर 8.2% ही रही, एफडी में रेट कम हो गया। तो सर ये मतलब है इसका।
क्योंकि मेरे सीनियर सिटीजन का 15-15 का 2 अकाउंट है, बिल्कुल सर। सर अच्छी इन्वेस्टमेंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 15-15 के 2 अकाउंट है सर 30 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं सर, सरकारी हाँ जी, गाइडलाइन के अनुसार। तो हाँ जी, हाँ जी। आपने वो सर यूज कर रखा है। कामिनी हाँ जी जी। आपका प्रश्न है। कामिनी जी आप पूछिए सवाल। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अभी मैंने एफडी कराई हुई है, उसमें मंथली इंटरेस्ट आता है, तो ऐसा और जी कुछ, और उसमें इंटरेस्ट तो कम ही है, तो ऐसा और कहाँ है, कुछ सजेस्ट करें कि जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो और इतना ही सेफ हो जैसे एफडी सेफ है मेरी। मैम दो चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज मैम, हम कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं मैं या जेनवाइज में, तो मैं इस सेशन में आपको सिर्फ बता रहा हूं क्या चीज उपलब्ध है। दूसरी चीज मैम, मैं आपको एज अ एजुकेशन ये बताना चाहूंगा कि फिक्स्ड रिटर्न कम रिस्क पे आएगी। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क तो मैम लेना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां आपको ज्यादा रिटर्न मिले कम रिस्क लेकर। ये चीज अपने दिमाग से हम सभी लोगों को निकाल देना चाहिए। जैसे हम अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो मैम रिस्क उसमें है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, बट क्या उसमें एफडी से ज्यादा रिस्क है? 100% यस। क्या उसमें रिटर्न भी ज्यादा आती है एफडी से? 100% यस। तो मैम इसको ना एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन करने की जरूरत होती है, जहां आप अपना कुछ पैसा एफडी में लगा के रखें, डेट में लगा के रखें जहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलती है। कुछ पैसा मैम आप अपना लगा के रखें रिस्की एसेट की तरफ, जहां आपको ज्यादा रिटर्न मिले। रिस्क जरूर है ताकि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मैम रिटर्न ज्यादा है। इसको एक एग्जांपल को लेके समझते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं और हमने 100 रुपए को एफडी में डाल दिया 7% पे, तो हमने मैम 7 रुपए कमाए, 7% रिटर्न कमाई। वर्सेस अगर हम 70% पैसा एफडी में लगाते हैं जहां 7% रिटर्न आती है, और 30% पैसा अपना म्यूचुअल फंड में लगाते हैं जहां 15% रिटर्न आती है, तो मैम हमने 9.4% की रिटर्न कमाई। जहां हमारा 70 रुपए बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, जहां 30% पैसे पे हमने रिस्क लिया अपना, बट हमने अपनी रिटर्न को 7% से बढ़ा के 9.4% कर दिया। ये मैम एक एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है क्योंकि इसमें मैंने टैक्स को अज्यूम नहीं किया और कुछ कुछ चीजें नहीं ली, तो एग्जैक्ट नंबर्स के लिए आपको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। बट एक तरीके से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक यंग पर्सन के लिए रिस्की परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो ज्यादा होता है, एक एल्डर पर्सन के लिए रिस्की परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो कम सुझाव दिया जाता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स द्वारा। तो मेरी उम्र के इंसान के लिए ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ज्यादा 70% भी डाल सकते हैं इक्विटी में। एल्डर इंसान के लिए, रिटायर्ड इंसान के लिए इतना रिस्क लेना एडवाइज नहीं किया जाता। तो कम, बट कुछ रिस्क तो मैम लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, क्योंकि हमें अपने पोर्टफोलियो पे ज्यादा रिटर्न हासिल करनी है। अजय सर आपने हैंड रेज किया है, आप प्लीज सवाल पूछिए सर। हेलो, यस सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि सीनियर सिटीजन में जो हमको इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली, वो सारा टैक्सेबल रहता है ना जी। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि हम सीनियर सिटीजन में और इन्वेस्टमेंट करें सर और बिल्कुल। हमको टैक्स से राहत मिले? मैं 30% के स्लैब में आता हूँ। बिल्कुल सर, मैं आपको सुझाव देता हूँ सर। तो सर जब आप 30% के ब्रैकेट में आ रहे हैं और आप सीनियर सिटीजन हैं ऑलरेडी, तो सर जी। आपको ये मालूम है कि 80C का बेनिफिट आपको ऑलरेडी या तो आप ले ही रहे होंगे, चाहे आप प्रोविडेंट फंड में लगा रखा हो आपने पैसा पीपीएफ में, चाहे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा रखा हो, चाहे कहीं और। सर ये ध्यान देने की जरूरत है कि 1.5 लाख रुपए तक हमारी जो एग्जेम्पशन है हम उसका लाभ जरूर उठाएं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जैसे मैंने बताया 8% ब्याज है, 8.2% तकरीबन आज की डेट में, तो अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं सर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो आपका 1.626 लाख के करीब बनता है हिसाब किताब, थोड़ा ऊपर।
तो 1.5 लाख रुपए आपके वहां से पूरे हो जाते हैं सर। अगर आप पहले से 80C का लाभ पीपीएफ में ले रहे हैं या कहीं और ले रहे हैं तो आपको वो टैक्सेबल बेनिफिट नहीं मिलेगा सर। तो ये ध्यान रखने की सर बहुत जरूरत है। हर इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट उस इंडिविजुअल की डिटेल्स को समझ के ही सर हो पाएगा। अगेन ये बताता हूं, ये हम एक एजुकेशन सेशन ले रहे हैं स्कीम को लेके। ये आपके पर्टिकुलर प्रोफाइल पे क्या सूट करता है, किसी और पे क्या करता है, वो तो उस इंसान की डिटेल पे ही डिपेंड करेगा सर। बट आपको ये समझना जरूरी है सर, आपके सवाल का उत्तर ये है कि अगर आपका 80C में स्कोप बचता है तभी सर आपको टैक्स बेनिफिट का फायदा होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। जो ITR फाइल करते हैं वो अभी नए रिजीम में फाइल करता हूं मैं सर। नए रेजीम के अंदर तो 80C का बेनिफिट है ही नहीं सर। बिल्कुल सर, तो वहां तो सर 80C का बेनिफिट आता ही नहीं है नए रेजीम में। नए रेजीम के अंदर तो सर टैक्स स्लैब ही बढ़ा दिए हैं सरकार ने पुराने रेजीम के मुकाबले। तो वहां एक तरीके से उन्होंने वैसे ही फायदा दे दिया। तो सर अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टैक्स बेनिफिट की बात करें फॉर न्यू स्लैब तो सर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपके लिए। तो आप इसको इस नजरिए से देखिए कि एक फिक्स्ड रिटर्न का प्रोडक्ट है, ये 8.2% देता है और आपको 30% टैक्स काट के देगा। तो आपकी तकरीबन सर रिटर्न पड़ेगी 8.2 इंटू 0.7 5.74। अब अगर आप सर एफडी कराते हैं उसके मुतालिक कितना है, ये जरूर है सर, ये सिक्योर प्रोडक्ट है सरकार द्वारा, तो इसमें जीरो रिस्क है। ऐसा भी नहीं मैं कहूंगा कि कुछ रिस्क है, इसमें तो जीरो रिस्क है। इसका मतलब तो ये एफडी से भी मतलब सही नहीं है सर। हर इंडिविजुअल के लिए सर अलग उत्तर है। आपके लिए अलग उत्तर बन रहा है, किसी के लिए सर अलग उत्तर आएगा। अगर कोई इंसान होता जो 80C का लाभ नहीं ले रहा होता पहले से और जिसका इनकम ब्रैकेट 10% 20% होता तो उसके लिए सर उत्तर अलग बनता। जब से तो नया ये कहना गलत है सर। रिजीम जो चालू हुआ है तो 80cc की तो लिमिट ही इतनी कम है, गवर्नमेंट ने रखी है 1.5 लाख की, वो तो लगभग पूरा हो ही आता है सर। हर इंसान के लिए नहीं होता है सर, ये समझना जरूरी है। हर इंसान के लिए अलग है। इसी फोरम पे हमारे इवेंट में 21 सदस्य अभी हैं, तो हर एक इंसान 30% ब्रैकेट पे नहीं होगा सर, और हर एक की सिचुएशन अलग है। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए वो चीज सही नहीं है। आपके लिए जो सही है शायद दूसरे के लिए कुछ और सही हो सर, मैं बस ये कहना चाहूंगा। बट आपने ये सही फरमाया कि अगर आप ऑलरेडी न्यू ब्रैकेट में हैं और आपको वो टैक्स बेनिफिट नहीं है तो शायद आपको ये चीज सूट ना करे। अगर आपकी एफडी ही 8.5% पे हो रखी है कहीं तो 8.2% आपको सूट नहीं करेगा। ये आपने सही फरमाया सर। तो मेरे को कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा सर? कुछ ऑप्शन हम और हम कवर करेंगे सर। ये सीनियर सिटीजन तो पहला ऑप्शन था और ऐसे कुछ ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे सर। अभी मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, माफी चाहता हूँ गुरदीप जी, आपका प्रश्न मैं आगे लेता हूँ। थोड़ा हमें समय का भी ख्याल रखना है, तो मैं अगले पे मूव करता हूँ ताकि अगली स्कीमों के बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारियां दे पाऊँ। मेरा क्वेश्चन छोटा सा ही है, अगर आप 1 मिनट लें तो। हाँ बताइए मैम। एक्चुअली ना मेरे को इसके बारे में, ये जो फंड्स वगैरह के बारे में तो इतनी नॉलेज नहीं थी। मेरे को 10 साल हो गए, मैं रिटायर हुई हूँ और मैंने एफडी ही करवाई हुई है। तो इस केस में मेरे को क्या आईटीआर भरनी चाहिए थी? मेरे को किसी ने बोला कि आपको फिल करनी चाहिए थी। मैम देखिए, ये तो मैम आपको अपने सीए से भी देखना चाहिए या अपने घर पे जैसे कोई और नॉन रिटायर्ड हैं या कोई वर्किंग है, वो आपको गाइड करेंगे। बट मैम टैक्स तो सभी को भरना होता है मैम। इसका एक ही उत्तर है कि अगर आपकी कुछ भी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स फाइल जरूर करना है। इसका ये मतलब नहीं है मैम कि आपको टैक्स देना है। आपकी शायद टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो तो आपको टैक्स देना ही ना पड़े। बट ये कहना कि टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है मैम, ये तो गैर कानूनी है। नहीं, ये मेरे को पता नहीं था, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। वैसे मैं 15H फॉर्म तो भर रही हूँ हर साल। बिल्कुल मैम, तो आई एम श्योर जैसे आप अपने घर पे बात करेंगे और लोगों से, आप गैर कानूनी काम नहीं कर रहे होंगे। आपके लोगों ने जो इस बारे में देखते हैं उन्होंने ध्यान रखा होगा जरूर। बट मैं आपका क्योंकि स्पेसिफिक सवाल ये था कि क्या टैक्स रिटर्न नया फाइल करेंगे, सही है गलत है मैम, वो
वो किसी के लिए भी सही नहीं है। नहीं मैं वो ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि मुझे अब जैसे मैंने भरी नहीं है अभी तक, तो अब मैं भरूं तो ठीक नहीं है नहीं क्या? मैम, नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने, जैसे जो भी आपके फैमिली में मैंने कहा हस्बैंड हैं या सन डॉटर हैं या जो भी सीए हैं, जो रिलेटिव हैं जो इसका ध्यान रखते हैं, जिन्होंने 15H भी भरा जैसे आप कह रहे हैं, उनको इस चीज का पूरा आइडिया होगा मैम। आपने पहले कुछ गलत नहीं किया, बट आप इस बारे में जरूर जानकारी रखिए। जानकारी ओके रखनी आपके लिए जरूरी है मैम, घबराने की हाँ जरूरत वही नहीं है। इसीलिए उन्होंने मैं पक्का इस पूछ चीज का रही ध्यान रखा होगा मैम। थी। ओके जी, जी, थैंक यू। आगे चलते हैं अब अगली स्कीम की तरफ, वो है फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, बट मैं फिक्स डिपॉजिट को एक नया रूप देना चाहता हूं, ये बोल के फिक्स डिपॉजिट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। पता नहीं आप सभी लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मालूम है भी या नहीं है, बट मैं एक बार आपको बताता हूँ। दो तरीके के बैंक होते हैं, एक होता है नॉर्मल बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, हजार कई बैंक हैं। आरबीआई ने कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक निकाले थे कुछ साल पहले। ये 4-5 बैंक बड़े हैं इसमें, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन बैंक। तो टिपिकली क्या होता है, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये अपनी फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देते हैं कंपेयर टू बड़े बैंक। आपने ये भी देखा होगा कि प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से ज्यादा रिटर्न देते हैं, बट उनकी रिटर्न से भी ज्यादा रिटर्न स्मॉल फाइनेंस बैंक देते हैं। अब जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इनके अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, हमने ये डिस्कस किया। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सरकार द्वारा एक DICGC की स्कीम होती है जहां 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कवर्ड होती है इंश्योरेंस स्कीम में। तो मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि अगर आप FD कराते हैं तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जरूर पता करें, वहां रिटर्न ज्यादा है। इनफैक्ट SBI में जहां 6.5 से 7.5% रिटर्न मिलती है सीनियर सिटीजन को, कोई कोई बैंक है जो कई गुना ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी FD यहाँ पे करा लें, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की तो हमें सरकार ने गारंटी दी है, चाहे किसी भी बैंक में कराएं। तो हम वहां पे स्मॉल फाइनेंस बैंक पे जरूर ध्यान दें, अपनी कुछ FD हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में कराएं ताकि हम ज्यादा रिटर्न वहां से प्राप्त कर पाए। तो ये था स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगा और आप सभी लोगों में किसी का भी कोई प्रश्न है स्मॉल फाइनेंस बैंक की FD को लेके तो आप जरूर पूछिए, नहीं तो मैं अगली स्कीम पे मूव करूंगा। हाँ अनीता जी, सर आपने स्मॉल हाथ। फाइनेंस बैंक में क्या केवल सीनियर सिटीजन जो है FD करा सकते हैं? नहीं मैम, नहीं मैम, सब करा सकते हैं मैम, मैंने भी कराई हुई है FD। ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिटर्न अलग होता है सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन का, तो वो चाहे बड़े बैंक में हो चाहे उसमें हो, कम है। बट रेट ऑफ रिटर्न जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक में मतलब सीनियर सिटीजन ना हो तो भी मतलब फिर ज्यादा मिलेगा? मैम अगर मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक की वर्सेस बड़ा बैंक, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा रेट पे रिटर्न देते हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे नॉन सीनियर सिटीजन हो, कंपेयर टू नॉर्मल बैंक। ओके। अब ये रेखा जी का सवाल है और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है कि क्या ये बैंक सेफ है, और बहुत ही मुद्देपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या सरकारी बैंक सेफ लगते हैं। हम हमेशा सरकारी बैंकों में खाता खोलते हैं। फिर कुछ कुछ बड़े बैंक आए, HDFC, ICICI, एक्सिस, हमें ये बैंक भी बढ़िया लगते हैं कि चलो ये भी बैंक बढ़िया है। बट ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, इसने तो छोटी सी ब्रांच खोल रखी है, या क्या ये पंजाब नेशनल बैंक जितना ही सेफ होगा, क्या ये स्टेट बैंक जितना ही सेफ होगा, क्या ये ICICI जितना ही सेफ होगा, या मेरे पैसे को कोई खतरा तो नहीं है? ये चीज हमारे मन में उठती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बताया DIGC की स्कीम के बारे में। सरकार चाहे आप किसी भी बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक या बड़े बैंक में इन्वेस्ट करते हैं FD में, तो 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट का कवर देती है। तो 5 लाख रुपए तक में तो कोई रिस्क ही नहीं है, चाहे कोई सा भी बैंक हो। उसके ऊपर भी बैंक कोई छोटा इंस्टीट्यूट नहीं होता, बैंक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है। मैं ये जरूर कहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बड़े बैंक ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग हैं कंपेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कोई खेत की मूली नहीं है, वो भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो वो चाहे उतने सेफ ना हो फिर भी सेफ होते हैं। बट आपके सवाल का सही जवाब ये है कि 5 लाख रुपए तक तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। तो मैं अगर आज की डेट में 10 लाख रुपए की FD करना चाहता हूं तो मैं 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5-5 लाख रुपए डाल के कर सकता हूँ, वो चीज का फायदा मैं उठा सकता हूँ।
तो रेखा जी, आपके प्रश्न का सब उत्तर ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में डीआईजीसी की 5 लाख की स्कीम अप्लाई करती है, उस अनुसार तो ये मैम 100% सेफ है 5 लाख रुपए के अमाउंट के अगेंस्ट। उसके ऊपर मैं अगेन ये दोहराना चाहूंगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये अगेन एक सेशन है थ्योरी का, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप जरूर कंसल्ट कीजिएगा अपने बैंक से। आप चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले को बुलाएं घर पे, उनकी ब्रांच में जाएं, वहां समझने की कोशिश करें, वो आपको और डिटेल में बताएंगे और वो क्वालिफाइड ज्यादा है उस चीज में आपको और एजुकेशन प्रोवाइड करने के। अनीता जी, आपने हाथ रेस किया है, आप प्रश्न पूछिए प्लीज। ये कौन से बैंक आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर सर? तो मैम मैंने 4 बैंकों के नाम लिखे हैं यहाँ। एक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सिर्फ 4 उदाहरण है मैम। स्मॉल फाइनेंस बैंक मैम इतने नहीं है, कम है, टोटल मेरे ख्याल से 5, 6, 7 ही बैंक है। बट आप जरूर इनके बारे में पता कीजिए। आप अपने घर में चाहे अपने जो फाइनेंसेस मैनेज करते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनको भी इसका आइडिया होगा, और उनको बोलिए और जानकारी हासिल करें इस बारे में, इसको नजरअंदाज ना करें। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलता हूं, और जो है म्यूचुअल फंड बैलेंस स्कीम। अब ये हमने थोड़ा जिक्र इसके बारे में कर ही लिया है सैयद जी से पहले, बट एक बार और इसके बारे में बात करते हैं। तो बैलेंस म्यूचुअल फंड जो है वो अपना बैलेंस करता है पोर्टफोलियो, वो डेट में भी डालता है पैसा, इक्विटी में भी डालता है, और इसके अंदर रिस्क कम है सिर्फ ग्रोथ या इक्विटी फंड के मुतालिक। हिस्टोरिकली इन्होंने रिटर्न 12 से 25% की जनरेट की है, और जो ये इक्विटी में भी पैसा डालते हैं वो भी ये लार्ज कंपनियों में डालते हैं, ये छोटी कंपनियों में इतना नहीं डालते पैसा। अलग अलग फंड आते हैं, यहाँ मैंने सिर्फ 3 उदाहरण दिए हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि ये 3 फंड में ही पैसे लगाने हैं। बट बैलेंस फंड बहुत बढ़िया ऑप्शन है हर एक इंसान के लिए। आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर कुछ पैसा हायर रिटर्न कमाने के लिए बैलेंस फंड्स में लगाएं, जहां आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही करे जिसको जानकारी है, जिसके पास समय है उस इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करने के लिए। आज शेयर का दाम कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ, कल कुछ, अगर इतना समय लगा सकते हैं तो करें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नहीं तो म्यूचुअल फंड में करें। और बुजुर्ग होने के अनुसार बैलेंस फंड को जरूर तजव्वुफ दें, वहां पे ज्यादा ध्यान रखें। आपकी रिटर्न एफडी या फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा आएगी। जरूर इसके अंदर रिस्क है, जैसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, वो देखें। बट ऐसा ना नजरअंदाज ना करें, थोड़ा पैसा जरूर उसकी तरफ लगाएं, तो बैलेंस फंड्स को कंसिडर कीजिए। ये मेरी तरफ से ये हम इस सेशन में आपको बताना चाह रहे हैं। अगेन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं बार बार दोहराना चाहूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस सिर्फ आपको रजिस्टर्ड लोग ही दे सकते हैं। मैं रजिस्टर्ड रिटायरमेंट एडवाइजर हूं, मैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। तो मैं रिटायरमेंट की एडवाइस दे सकता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की नहीं दे सकता सरकार के कानून, सेबी के कानून के द्वारा। बट आप जरूर कंसिडर कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें, समझिए अपने हस्बैंड से, अपने किड से जो ये काम करते हैं इन्वेस्टमेंट का, और आप ही अगर खुद करते हैं तो आप बैलेंस फंड पे जरूर ध्यान दीजिए और अपने पोर्टफोलियो में कुछ चीज इसकी तरफ डालने के बारे में विचार कीजिए। बैलेंस फंड्स पे किसी का सवाल है तो प्लीज सवाल पूछिए। जगदीश जी ने हाथ खड़ा किया है, जगदीश जी आप सवाल पूछिए। जगदीश जी अनम्यूट करिए पहले अपने उसको, और फिर प्रश्न पूछिए सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, बैंक सेफ है या डाकखाना सेफ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? सर दोनों सेफ है सर। देखो सरकारी चीज, सर सरकारी चीज हमेशा सेफ है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। पोस्ट ऑफिस की भी सर स्कीम आती है, मंथली इनकम स्कीम आती है, शायद आपने उसमें डाल रखे होंगे पैसे। बैंक में तो एफडी आती है सर। मैंने तो बैंक में एफडी लगा रखी है, मैं अब सोच रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में कर दूं उसको निकाल के। सर कोई आप उसकी रिटर्न देखिए दोनों की, बट सेफ्टी के मामले में दोनों एक बराबर हैं सर। ठीक है जी, ठीक है, चलो थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू। मैं अगले स्कीम की तरफ मुड़ता हूं, जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये आजकल का हॉट टॉपिक है, और 12 फरवरी से 16 फरवरी सरकार ने एक नया स्कीम भी लॉन्च किया है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये चीज क्या है। तो पुराने जमाने में
पहले क्या होता था कि अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना होता था तो फिजिकल सोना खरीदना होता था। वो बैंक में भी मिलता है, वो कई प्राइवेट या सरकारी कंपनियां भी हैं जैसे एमएमटीसी वगैरह जहां पे सोना आप खरीद सकते हैं, वो होता था। सरकार ने 2015 में एक स्कीम निकाली जिसका नाम दिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये 8 साल की स्कीम है जिस स्कीम के अंदर आपको रिटर्न मिलेगी, जितना गोल्ड का भाव बढ़ेगा घटेगा उसके साथ साथ आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा। और ये फिजिकल गोल्ड ही नहीं है, ये एक तरीके से कागज जैसे एफडी होती है या एक आपकी डिजिटल इन्वेस्टमेंट होती है, ये वो है। तो इसका एक फायदा ये है कि फिजिकल गोल्ड को आपको स्टोर करना पड़ता है, लॉकर में रखते हैं, या फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी की झंझट या टेंशन रहती है कि किसी ने मेरे को ज्वेलर ने गलत गोल्ड ना दे दिया। यहाँ पे आपको स्टोरेज का झंझट नहीं है, आपको गोल्ड की रिटर्न के एवज में 2.5% का एनुअल ब्याज भी मिलता है। और अगर आप इसको 8 साल तक पूरा होल्ड करके रखते हैं तो इसमें टैक्स भी नहीं लगता मैच्योरिटी पे, जो आपने इंटरेस्ट कमाया। ये एक तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निकले थे। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा है। जब 2015-16 में ये बॉन्ड निकले, अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो क्योंकि गोल्ड का भाव भी बढ़ा है और ये 2.5% का ब्याज भी मिला है, तो वो 1 लाख रुपए आपने अगर लगाए होते तो 8 साल के वर्ष के बाद मैच्योरिटी पे अब ये 2,20,000 रुपए हो गया है। और जो भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी भी नहीं है इसकी, तो इसका इंटरेस्ट का जो रिटर्न आया वो बहुत अच्छा आया है पिछले कुछ सालों में। इसको आप जरूर कंसिडर करें इन्वेस्टमेंट के लिए। अपने बैंक से बात करें, बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर से बात करें या अपने घर पे बात करें और इसके बारे में पता करने की कोशिश करें। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टर हैं और करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, तो ये एक नया जरिया है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बजाय कि हम गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सॉवरेन बॉन्ड में जरूर इन्वेस्ट करें, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को नजरअंदाज ना करें, उसके बारे में जरूर जानकारी लें और उसको पता करें। ये सरकार की स्कीम निकली ही इसलिए थी कि फिजिकल गोल्ड में काफी लोगों का नुकसान हुआ। लोगों ने कह दिया ये प्योर गोल्ड है, बट नहीं निकला। लोगों को होल्ड करके स्टोर करना होता है, गोल्ड को घूम गया या डैमेज हो गया। तो ये जो है ये एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए जो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते आए हैं। यहाँ मैं एक पॉज लूंगा और आप सभी लोगों से प्रश्न पूछने के लिए, अजय जी ने प्रश्न हाथ खड़ा किया। अजय जी आप सवाल पूछिए प्लीज। इसमें जो 2.5% रिटर्न मिलता है ये टैक्सेबल है? सर ये टैक्स फ्री होता है अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। अगर आप मैच्योरिटी से पहले, जैसे अगर आप 8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है इसका टेन्योर, अगर आप 8 साल तक होल्ड करते हैं और मैच्योर हो जाता है तब सर टैक्स फ्री बन जाता है। अगर आप पहले निकाल लेते हैं अपना पैसा तो टैक्सेबल बन जाता है सर। ये प्री मैच्योर फैसिलिटी नहीं है इसमें? सर इसके अंदर 5 साल के बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। ये इसके अंदर जरूर डाउन साइड है इसकी कि ये फिक्स्ड टेन्योर के लिए लगता है और सेकेंडरी मार्केट में सर एग्जिस्ट करता है ये, उसको आप बेच सकते हैं। बट मतलब थोड़ा सर इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे फिजिकल गोल्ड तो कल को चलेगा कैश फॉर गोल्ड में या किसी में बेच दिया, ऐसे इसको भी सर ट्रेड कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर। बट इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, वो सर आप अपने बैंक में जरूर बात कीजिए, लोगों से आपको और समझाएंगे वो इसकी डिटेल के बारे में। बट सर इसमें एडवांटेज सबसे बड़ी ये आती है कि फिजिकल गोल्ड की एक जो हिंदुस्तानियों को एक एस्थेटिक था कि मैंने गोल्ड, इमोशनल वैल्यू की मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो सर आपको वो सोना देख के नहीं आती, वो सोने की भावना से आती है। तो सरकार ने ये निकाला ही इसलिए कि सोने की भावना आपकी जरूर रहेगी कि सोने में ही इन्वेस्ट किया है, इसका भाव ताव भी सोने ऊपर गया नीचे गया उससे ही होगा, बट उसके साथ 2.5% एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। ये इसमें इसका मतलब ये हुआ 8 साल का इसमें लॉकिंग पीरियड है? सर लॉक इन नहीं हुआ पूरा, आप सेकेंडरी मार्केट में कर सकते हैं इसको। बट मैं सर आपको ये कहूंगा कि आप इसकी और डिटेल पता कीजिए सर कि कैसे हो सकता है इसको। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो नजरअंदाज मत कीजिएगा सर।
प्री मैच्योर विड्रॉल सर 5th ईयर के बाद आप कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट की जो डेट होती है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये इसके अंदर सर एक जरूर डाउन साइड है कि इसकी ये एक तरीके से फिक्स्ड है, 5 साल के लिए आप मान के चलिए कि प्री मैच्योर रिडेम्पशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद ही। ठीक। जी। डीमैट इसके लिए कंपलसरी है क्या? सर जरूरी नहीं है कि डीमैट कंपलसरी हो, बिना डीमैट के भी हो सकता है, तो आप बैंक के थ्रू भी ये यूज कर सकते हैं और आप ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इसके। तो आप अगर नेट बैंकिंग पे जाते हैं या रिलेशनशिप मैनेजर से बात करते हैं वो भी इसमें मदद कर सकते हैं। अगर सर आप अपने ब्रोकर से बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, फिजिकल ब्रोकर हो या ऐप हो, जीरोधा टाइप की ऐप भी है, आनंद राठी और ये बाकी फिजिकल ब्रोकर भी हैं, जो भी आपका ब्रोकर है सर आप उससे बात कर सकते हैं, वो भी डीमैट में भी ये पॉसिबल है। ओके। राजेंद्र जी आपने हाथ खड़ा किया है, आप प्लीज प्रश्न पूछिए सर। हाँ, मेरा प्रश्न एक पीपीएफ से है। अच्छा सर। इसमें क्या है, ये 15 साल के बाद में उसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं 5 इयर्स के बाद में के जी लिए, और जी जी फिर 20 साल होने पे फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जी माने अनलिमिटेड टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। जी जी ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न है जैसे 15 के बाद मैंने फर्स्ट टाइम जब उसको एक्सटेंड किया तो उसकी जो विड्रॉवल आती है नेक्स्ट 5 इयर्स में, वो 15वें साल में जितना मेरा पेमेंट मैच्योरिटी अमाउंट था उसमें, उसकी एक लिमिटेड अमाउंट ही मैं निकाल सकता हूँ नेक्स्ट 5 इयर्स में। जी सर, जो टेन्योर होता है ना पीपीएफ का, वो सर ऑप्शन होता है कि 15 साल का तो है ही, और मैक्सिमम आप 50 साल तक और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो सबसे पहली बात तो सर ये है ध्यान देने की, जैसे आपने बताया 5 साल तक मेरा प्रश्न के लिए ही है कि हाँ जैसे जी अब फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्सटेंड किया तो उस पे विड्रॉवल का क्या रेट, माने विड्रॉवल क्या कंडीशंस क्या होगी? और सर एक पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है सर। हाँ, और ये वो जो कितना पार्शियल होता है? विड्रॉल है सर बताता हूँ सर, एक आपको फॉर्म सी जमा कराना होता है, जिसमें विड्रॉल जो है वो 5 ईयर के पीरियड में 60% से ज्यादा नहीं हो सकते जो आपका क्रेडिट बैलेंस था स्टार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड में। तो जो आपका 15 साल में था पैसा, उसका सर 60% ही आप सर निकाल सकते हैं अगले 5 साल के पीरियड में। ये आपका सर वो रिस्ट्रिक्शन होती है, और एक ही बार सर निकाल सकते हैं, ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, और जब 20 साल से मैं 25वीं साल में जा रहा हूँ, सेकंड टाइम जब एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो उस समय जैसे 15 साल पे जो बैलेंस था उस पे आपने 60% कहा सर अब 20 साल से चालू हो गई वही चीज, जैसे 20 से 25 के बीच में 20 में जो अमाउंट होगी उसका 60%। जी सर, जो सर एक्सटेंशन पीरियड के स्टार्ट में आपका क्रेडिट बैलेंस था, हाँ जी, उसका 60% से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते इस 5 साल के ब्लॉक पीरियड के अंदर, और आप एक ही बार विड्रॉल कर सकते हैं। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखने की सर जरूरत है। ओके, थैंक यू सर। जी मैं देख सकता हूँ कुछ प्रश्न और हैं। रेखा जी आपका प्रश्न है? जी नमस्कार सर। तो मुझे ये नमस्कार। जानना था, ये जो गोल्ड बॉन्ड बताया आपने, तो इसमें क्या कोई लिमिट है कि इतने अमाउंट तक का ही गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं ना अनलिमिटेड ले सकते हैं? मैम 4 किलो तक अलाउड होता है। तो एक गोल्ड बॉन्ड की जो वैल्यू है ये अभी निकली है 6,213 रुपए, ये 1 ग्राम का है रेट। तो अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूं मैम, तो टोटल अमाउंट आप 2.5 करोड़ के करीब लगा सकते हैं मैम। ओके कोई भी। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और थोड़ा और समय को ध्यान में रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखने की है, वो है एसेट एलोकेशन। कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्की हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए टिपिकली ये सोचा जाता है कि रिस्क फ्री में तो डालें ही, बट कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्की जगह भी करें ताकि हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे ज्यादा आए रिटर्न, कंपेयर टू ये कि हम सारा पैसा सिर्फ एफडी में या रिस्क फ्री में ही डाल के छोड़ दें। दूसरी चीज, मंथली इनकम का ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो अभी भी काम कर रहे होंगे, बिजनेस से इनकम आ रही होगी, जॉब से आ रही होगी। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होंगे जिनके बच्चे उनको सपोर्ट कर रहे होंगे या और घर वाले सपोर्ट कर रहे होंगे। कुछ होंगे जो सिर्फ अपनी
पोर्टफोलियो से ही अपनी मंथली इनकम ला रहे हैं, चाहे वो पेंशन है या कुछ है, तो वहां आपको मंथली इनकम हमारी मीट हो रही है एक्सपेंसेस के लिए या नहीं, उसका ध्यान जरूर देना है। तीसरी चीज, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जरूरी है बड़ी उम्र में। कहीं अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे हेल्थ एक्सपेंसेस, उसके लिए हमारा कुछ पैसा लिक्विड इन्वेस्टमेंट में लगा हो जिसको हम निकाल पाए, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगली चीज, जो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट हैं, जो वायदे करती हैं कि आपका पैसा दुगना तिगुना चौगुना हो जाएगा, उससे आप दूर ही रहें, उस पे आप ज्यादा कैरीड अवे ना हो जाएं। आखिरी चीज, आप इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने से ज्यादा होशियार लोगों से जरूर बात करें। आपके चाहे वो यंगर फैमिली मेंबर हों, चाहे वो आपके हस्बैंड हों या स्पाउस हों, चाहे वो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हों या बैंक वाले हों, आप जरूर किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जो ये काम करते हैं उनसे एडवाइस लें, फिर ही इन्वेस्टमेंट की तरफ कदम उठाएं। ऐसे ही आज मन किया कल इन्वेस्टमेंट करें ना करें। याद रखिए, ये आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो इसका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और मेरी तरफ से वापस दोहराऊंगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस का सेशन नहीं था, ये एक तरीके से आप सब लोगों को एजुकेशन करने का सेशन था कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट को करते हुए ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली रिटायर्ड और बुजुर्ग लोगों द्वारा। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन रोकता हूँ और आखिरी बार आप सबसे विनती करता हूँ, किसी के कोई प्रश्न है? अनीता जी, आपने हैंड रेस किया है, आप प्लीज प्रश्न पूछिए। सर एक चीज बताइए, क्या ये जो पीपीएफ अकाउंट है, ये मतलब एक बैंक से क्या दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर हो जाता है? मैम पीपीएफ बैंक मैम मेरे हिसाब से मैम ट्रांसफर हो सकता है। इसमें एप्लीकेशन भरनी होती है मैम एग्जिस्टिंग बैंक में आपको, और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देनी होती है। तो इसके लिए ना मैम ये अलाउड है करना। इसमें आपको अपने बैंक से बात करनी चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर से। कानूनी तौर पे अलाउड है एक ऑथराइज्ड बैंक से दूसरे ऑथराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट करना। अच्छा। और वो कंटिन्यूइंग अकाउंट की तरह ही शिफ्ट हो जाता है, तो आप वो करवा सकते हैं मैम। सर जैसे ये गवर्नमेंट बैंक से या प्राइवेट बैंक में, या प्राइवेट बैंक से गवर्नमेंट करा बैंक में? सकते हैं मैम, करा सकते हैं मैम। ओके ओके जी। और को एक बार मैं यहीं पे ही आप सभी से वापस धन्यवाद करते हुए आप सभी को कहना चाहूंगा थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ इस सेशन में आपको मजा आया और आपने कुछ नई चीजें सीखी। विजया जी, आप एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप पूछिए मैम सवाल। हेलो जी मैम। बहुत अच्छा लगा, मालूम ही नहीं था, आपने इतने अच्छे से समझाया तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। एंड आशा करता हूँ आप मैम एंड बाकी सभी लोगों से कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देंगे। देखिए ये कहना कि हम रिटायर, एनपीएस अकाउंट भी तो होता है? बिल्कुल होता है मैम एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट का 50,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन मिलती है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। बिल्कुल मैम, वो होती है मैम। अब एनपीएस जो होता है ना, वो मैम एक्यूमुलेशन फेज में ज्यादा एडवाइस किया जाता है रादर देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एडवाइस किया जाए, इसीलिए हमने उसको कवर नहीं किया। बट मैम आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टिपिकली क्या होता है मैम कि जब रिटायर हो जाते हैं ना, उसके बाद एनपीएस आपको पेंशन देनी चालू करता है। बट अगर आप पहले से ही रिटायर्ड हैं, 60 साल से ऊपर हैं, तो फिर आप क्यों उसमें अभी इन्वेस्ट करेंगे, वो वाली चीज आ जाती है मैम। ठीक है। बट मैम वापस ये कहना चाहूंगा कि सभी लोगों से, रिटायर हो गए हैं का ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ना दें। रिटायर हो गए हैं का मतलब है कि और ज्यादा ध्यान दें इस टॉपिक की तरफ। ये ध्यान दें कि हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या चल रहा है, अपने घर पे बात करें। अगर खुद इस बारे में नहीं देखते हैं, हस्बैंड देखते हैं या बच्चे देखते हैं, उनसे पूछें, जानकारी लें। इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि मंथली जो हमारी एक्सपेंसेस हैं या हमारा लाइफस्टाइल है उस पर इम्पैक्ट ना आए। ये जरूर ध्यान दें कि थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए, ज्यादा रिस्क भी ना लें बट अपनी रिटर्न लाएं ताकि इन्फ्लेशन को बीट करें। लिक्विडिटी का ध्यान दें ताकि अगर कल को कोई अनफोर्सीन खर्चा है, उतना पैसा हो कि वो निकाल पाए तुरंत ही। ऐसा ही नहीं कि सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल दिया, कल को जरूरत पड़ी निकाल ही नहीं पाए, खुदा ना खास्ता। तो ऐसी कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें ताकि बेहतर चीजें। रेखा मैम, गोल्ड बॉन्ड की लास्ट डेट 16 फरवरी है, जो अभी ये नई ट्रांच निकली है। 12 से 16 फरवरी की डेट थी। आप आज ही एक अपने बैंक को रीच आउट करेंगे या
कल में, या ब्रोकर को, वो आपको इसकी और जानकारी दे पाएंगे। मैम, मुकेश सर, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक आप गूगल भी करेंगे आपको लिस्ट वहां मिल जाएगी, बट जैसे मैंने 4 बैंकों के नाम लिए थे, उज्जीवन बैंक, स्मॉल फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 4 बैंक मैंने दिए हैं एक उदाहरण के तौर पर। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। अजय जी, आपका प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न करते हैं, फिर थोड़ा सेशन को समाप्त करते हैं। अजय जी, आप पूछिए। एक बैंक स्मॉल बैंक जो है इक्विटास बैंक है। बिल्कुल सर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और बैंक। स्मॉल बैंक, एयू बैंक, ये बैंक काफी अच्छा रिटर्न दे रही है। इक्विटास सबसे ज्यादा दे रही है 9% जी सीनियर सिटीजन के लिए। देखिए सर, जैसे अजय जी ने बताया सभी के लिए कि अजय जी, लगता है अजय जी ने इन्वेस्ट भी किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, फायदा उठाया है हायर रिटर्न का। सिर्फ छोटे बैंकों में नहीं किया, ये हम सभी को ध्यान देना चाहिए इस चीज के ऊपर, और प्रेरणा लेके इसके बारे में जानकारी और प्राप्त करें। अगर अच्छा लगे तो उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा रहेगा, एंड इसी तरीके से आपसे इजाजत लेता हूँ। जल्दी मुलाकात होगी दोबारा, और आगे बात करेंगे और सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच शरद सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सर, बहुत ही पसंद था। थैंक यू सो मच शरद सर। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन ये भी समाप्त कर रहे हैं।